शेषों में आप सभी का स्वागत है। आज हम काफ़ी लंबे अंतराल के बाद स्पार्क सीरीज का एक विशेष सेशन आपके सामने शो कर रहे हैं। आज हम वैराग्य और उदासीनता, इन दोनों के मध्य अंतर और इन दोनों की वास्तविकता को हम समझेंगे, देखेंगे। ये दोनों जो स्थितियां हैं, एक तरफ वैराग्य और दूसरी तरफ उदासीनता, ये दोनों मनोस्थितियां हैं, यानी एक व्यक्ति के मानसिक स्थिति है। तो दोनों स्थिति का जो बाहरी प्रभाव है दुनिया की समझ के लिए, या जो दुनिया को जो दिखाई देता है, वो दोनों एक जैसा होता है, पर दोनों में रात और दिन का अंतर होता है। दोनों में बहुत ही अधिक अंतर होता है। अगर हम इसको देखें, जो वैराग्य होता है, वैराग्य में संसार के प्रति या किसी वस्तु के प्रति या स्वयं के प्रति या इन सभी चीज़ों के प्रति कोई मोह नहीं होता है, कोई रुचि नहीं होती है, कोई इच्छा नहीं होती है। अंदर से अथाह शांति होती है। और ये सब होने के पीछे का जो मुख्य कारण है वह है ज्ञान। उसे जब संसार की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, उन्हें उसकी सच्चाई का ज्ञान हो जाता है, उन्हें स्वयं का ज्ञान हो जाता है, उन्हें आत्मबोध हो जाता है, उसके बाद जो स्थिति पैदा होती है उसे हम वैराग्य कह सकते हैं। इसके अगर विपरीत या एक दूसरी स्थिति हम देखें, जिसको हम उदासीन या निराशावादी या निराश कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी प्रयास करता है उन चीज़ों के लिए जिन्हें वो प्राप्त करना चाहता है, या वह जीवन में अपने किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, उस उद्देश्य में सफल होना चाहता है। उसके काफ़ी प्रयास होने के बाद जब उसे सफलता हाथ नहीं लगती है, अर्थात वो सफल नहीं होता है, तो उसकी इच्छा खत्म हो जाती है अंदर से, और वह व्यक्ति एक उदासीन स्थिति को प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई अध्ययन कर रहा है विशेष नौकरी के लिए, हाँ, जीवन की कोई विशेष सफलता के लिए, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन जब उसे बार बार प्रयास करने पे सफलता नहीं मिलती है, तब उसका मन जो होता है, अंदर का जो आंतरिक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वह सिस्टम इच्छा पैदा करना बंद कर देता है। उसको ये लगता है कि ये सब चीज़ें जब हो ही नहीं रही है तो क्यों करें। ऐसी उनके अंदर एक बैकएंड, एक पूरी प्रोसेसिंग चलती है। उसके बाद एक अवस्था ये पैदा हो जाती है। अब इन दोनों अवस्थाओं के अलावा भी कुछ और भी अवस्थाएं होती हैं, जिनकी चर्चा हम आने वाले सत्रों में करेंगे। वैराग्य को हम एक बार पुनः देख लेते हैं, इसको और अधिक हम स्पष्ट करते हैं। वैराग्य में सबसे जो पहली बात होती है वह होती है आत्मबोध। जब मनुष्य को स्वयं का ज्ञान हो जाता है, उसे स्वयं की सच्चाई का पता चल जाता है, उसके बाद संसार की वास्तविकता स्वतः ही उसके सामने स्पष्ट हो जाती है। तो वह उस सच्चाई से अनभिज्ञ नहीं होता है। जब वास्तविकता उसके सामने होती है, तब उसके अंदर इच्छा भी समाप्त हो जाती है, या हम यूँ कह सकते हैं कम हो जाती है। जो उसकी जो इच्छाएं होती है वह केवल शारीरिक स्तर पर ही सीमित हो जाती है। जैसे उसका सामान्य जीवन यापन, भोजन, या जो सामान्य जीवन यापन होता है, कहीं भ्रमण हो गया या बेसिक जीवनचर्या, बस वहीं तक सीमित होता है। उसके अलावा अन्य चीज़ों में, अन्य कार्यों में उसकी रुचि बहुत कम हो जाती है। ये नहीं है कि उसकी रुचि समाप्त हो जाती है, उसकी रुचि
विशेष परिस्थिति पर वो अपनी रुचि को नियंत्रित भी कर सकता है। जो वैराग्य व्यक्ति होता है उसकी इच्छाएं ऐसे नहीं कि पूरी तरह समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार एक उदासीन व्यक्ति में जिस प्रकार जो समाप्त होती है, वैसे वैराग्य प्राप्त व्यक्ति में वो इच्छाएं उस प्रकार समाप्त नहीं होती है, लेकिन ज्ञान होने के कारण वो इच्छाएं प्रकट नहीं होती है, सामने नहीं आती है, वो अपनी मूल स्थिति में ही बनी रहती है। और उदासीन व्यक्ति में क्या होता है कि इच्छाएं पैदा ही नहीं होती है, इच्छाओं की मृत्यु हो जाती है। देखिए, हमारे मन के संचालन के लिए या जो मन का जो संचालन होता है, या हम ये कह सकते हैं कि अपने जीवन का जो संचालन होता है वो विचारों से होता है। आप कह सकते हैं कि शारीरिक संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो भोजन के माध्यम से पूर्ति होती है, उसकी बात को हम पूरा करते हैं, जिससे शरीर का संचालन सुनिश्चित होता है, भोजन, जल, वायु, ये सब चीज़ें। लेकिन केवल इससे होने से व्यक्ति का शरीर एक कठपुतली के समान है, पुतले के समान स्थिर है। वह जब प्रतिक्रिया करता है, कुछ करना हो या तो वो सब उसके विचारों से नियंत्रित होता है। भोजन करने की विचार या इच्छा पैदा होती है। ये जो विचार पैदा होते हैं, इन्हीं विचारों से इच्छा का निर्माण होता है। बहुत सारे विचार पैदा हो गए, ठीक है, जैसे कि शरीर की जो क्रिया है, तो शरीर का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें पानी की कमी अगर होती है तो मस्तिष्क में विचार पैदा होते हैं, जैसे कि पानी पीने की, ऐसे ऐसे बहुत सारे विचार पैदा होते हैं। उन्हीं के बेस पे एक इच्छा पैदा होती है कि पानी पीना चाहिए। फिर विचार पैदा होते हैं, कब पीना चाहिए, अभी पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे विचार होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन पीछे वो चलते रहते हैं। उसी से फिर इच्छा पैदा होती है, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए फिर आप निर्णय लेते हैं, और निर्णय लेने के बाद आप पानी पी लेते हैं, तो वो प्रक्रिया पूर्ण हो गई। इस प्रकार दैनिक जीवन में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, जिनके लिए विचारों का पैदा होना और इच्छाओं का होना, और इच्छाओं के बाद उसका निर्णय लेना, ये प्रक्रिया होती है। लेकिन उदासीन व्यक्ति में क्या होता है, जब वह किसी कार्य को बार बार करता है तो उसका परिणाम उसको नहीं मिलता है। जब उसको उसका परिणाम मिलता ही नहीं है, तब वह क्या करता है, तब वह फिर प्रयास करता है, फिर लोग उसको मोटिवेट करते हैं। लेकिन उसकी जो आंतरिक अवस्था है, आंतरिक अवस्था में हम ये कह सकते हैं एक मैनेजमेंट होता है। आप एक ध्यान रखिए कि संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। आप सौर मंडल को देख सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, वो सब मैनेजमेंट है। यानी कि सभी चीज़ें सभी अपनी अपनी व्यवस्थित अवस्था में है, यानी कि सबकी व्यवस्था है। तो इस शरीर की भी व्यवस्था है, मन की भी व्यवस्था है, इस पूरे जीवन संचालन की भी व्यवस्था है। तो उसी व्यवस्था का एक आंतरिक निर्णय होता है कि जब किसी कार्य में बार बार प्रयास होने पे जब असफलता मिल रही है, उसके मन को जो संतुष्ट अवस्था है वह प्राप्त नहीं हो रही है, या वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तो अंदर क्या होता है कि उस चीज़ या उस कार्य के प्रति इच्छा पैदा होना या इच्छा बनती ही नहीं है, उसके प्रति इच्छा की मृत्यु हो जाती है। तो जब इच्छा ही नहीं बनेगी तो विचार उससे संबंधित आना बहुत कम हो जाएंगी, वह उन विचारों को दबा देगा। तो उसकी जो स्थिति बनती है वह उदासीन स्थिति बनती है। ये इसकी उदासीन स्थिति है, और ये मनुष्य उस स्थिति में लगातार बना रहता है। उसे बाहर लाने के लिए उसे समझना पड़ता है, उससे बात करनी पड़ती है, और वह किन कार्यों को लेकर उदासीन है, उन कार्यों में उसका सहयोग किया जाता है। और उन कार्यों में अगर वह कार्य नैतिक स्तर पर या स्वयं के स्तर पर अच्छे हैं, जिनसे कोई लाभ प्रतीत होता है, तो उन कार्यों में उसका सहयोग किया जा सकता है, उसे उस उदासीन अवस्था से उसे बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन ये प्रयास समाज में बहुत कम लोग करते हैं, लोग इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो इस प्रकार ये अवस्था अपने चरम पर होती है, तो वह व्यक्ति संसार से पूरी तरह हट जाता है। तो ये अवस्था मनुष्य में पैदा होती है, ऐसा नहीं है कि पैदा नहीं होती है।
अधिकांश मनुष्यों में ये पैदा होती है अपने व्यापार में, अपने अध्ययन में या अन्य किसी कार्यों में बार बार असफल व्यवधान होने पर उसमें अरुचि पैदा होती है। और ये अरुचि जब बार बार बहुत सी चीज़ों में पैदा होती है, उनकी संख्या इतनी हो जाती है तो मन थक जाता है और इच्छाएं मर जाती है, समाप्त पूरी तरह नहीं होती, लेकिन वो एक कहते हैं ना एक फ्रीज हो जाना, उस अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो उसे हम उदासीन स्थिति कहते हैं। उस स्थिति में मनुष्य को बाहर भी लाया जा सकता है। अगर उसे बाहर नहीं लाए तो वह स्थिति उस व्यक्ति के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकती है। उसमें ये नहीं होता है कि उसकी इच्छाएं मर गई हैं या उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं, उसकी इच्छाएं हैं लेकिन वह फ्रीज अवस्था में है, ठीक है ना, फ्रीज और शांत अवस्था में, और वह सामान्य कार्य करता है। भोजन या शरीर को जीवित रखने के लिए वैसे कार्यों में रुचि होती है, क्योंकि वो कार्य तो पूर्ण हो जाते हैं। जैसे पानी पीना, इसमें कोई रुकावट नहीं होती है, पानी पी लेता है व्यक्ति, भोजन कर लेता है, वैश्विक जीवन तो उसका संचालित रहता है, लेकिन उसके अंदर में एक उदासीन, एक नीरसता की अवस्था लगातार बनी रहती है। फिर वो अवस्था का लोग अर्थ कभी कभी भ्रमवश ये समझ लेते हैं कि मुझे वैराग्य प्राप्त हो गया या मैं वैराग्य की अवस्था को प्राप्त हो चुका हूँ, लेकिन वैराग्य अवस्था इससे पूर्णतः भिन्न है। वैराग्य में किसी भी इच्छा की मृत्यु नहीं होती, किसी भी इच्छा को उसमें समाप्त नहीं किया जाता है या वो समाप्त नहीं होती है। वैराग्य ज्ञान से पैदा होता है। एक बात ध्यान रखिए, वैराग्य हमेशा ज्ञान और आत्मबोध के धरातल पर प्रकट होता है या उसका विकास होता है। और वैराग्य की बहुत विशेषताएं हैं, ऐसी विशेषताएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही विचित्र, अद्वितीय हम उसे कह सकते हैं, और इस पूरे जीवन का हम उसे महत्वपूर्ण अंश कह सकते हैं, क्योंकि ये एक स्थिति है। वैराग्य कोई खराब स्थिति नहीं है, वैराग्य कोई बुरी स्थिति नहीं है। अरे वैराग्य तो सबसे श्रेष्ठ स्थिति है, लेकिन ये स्थिति जानबूझकर बनाई नहीं जाती है। कुछ व्यक्ति इसे जानबूझकर बनाते हैं, संसार से अपने आप ध्यान हटा लेते हैं, मेरी रुचि नहीं है, ऐसे ऐसे, फिर वह संन्यास की तरफ या ऐसा कुछ करते हैं फिर जीवन को, लेकिन उनमें वास्तविक वैराग्यपन या वैराग्य की अवस्था नहीं होती है। वास्तविक वैराग्य में कुछ करना नहीं पड़ता है, वह वैराग्य स्वतः घटित होता है और वह ज्ञान के बाद घटित होता है। जब किसी व्यक्ति को आत्मबोध हो जाता है, उसे अपनी अवस्था का, इस ब्रह्मांड का, इस संसार का, उसे प्रत्येक वस्तु की वास्तविकता का जब पता चलता है, उसे बोध होता है, तब जो अवस्था पैदा होती है उसे हम वैराग्य अवस्था कह सकते हैं। न कि जानबूझकर, जैसे उदासीन को वैराग्य का नकाब पहना दिया, तो इन दोनों में मामूली सा अंतर है। वह अंतर है ज्ञान का। उदासीनता अज्ञानता बस पैदा होती है, और जो वैराग्य होता है उसमें पूर्ण ज्ञान होता है। पूर्ण ज्ञान का अर्थ होता है स्वयं के अस्तित्व का ज्ञान, स्वयं का आत्मबोध, इस पूरे ब्रह्मांड, यूनिवर्स, जो भी अस्तित्व है उसका जब उसे संपूर्ण ज्ञान होता है, उसे जब संपूर्ण बोध होता है और कुछ भी जानना उसमें शेष नहीं रहता है, तब जब जो अवस्था होती है उसे वैराग्य अवस्था कहते हैं। तो कुछ व्यक्ति इस अवस्था को गलत ठहराते हैं कि क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे क्यों है। तो उन व्यक्तियों के लिए समझने योग्य बात ये है कि आपकी जो अवस्था है वह अवस्था भिन्न है, और जो वैराग्य की अवस्था है वह भिन्न है। ये एक मनोस्थिति है, और ये मनोस्थिति जीवन के क्रियाकलाप के बाद ये बनती है और ये बदलती रहती है, लेकिन एक उम्र के बाद ये स्थिर हो जाती है। तो वैराग्य अवस्था को समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि वैराग्य, उदासीनता, दोनों का जो परिणाम है बाहरी दुनिया में वह एक जैसा है, उसमें अंतर नहीं है।
हाँ, अंतर आप कर सकते हो। उनकी जाँच करने के लिए आप उस व्यक्ति से जब आप संपर्क करेंगे, उससे जब आप बातचीत करेंगे, तब आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि वह व्यक्ति उदासीन है या वह वैराग्य को प्राप्त हो चुका है। अब उन दोनों में अंतर ये होगा कि जब आप उससे वार्तालाप करेंगे या जो कुछ भी करेंगे, तो जो वैराग्य व्यक्ति है मतलब या जिनकी वैराग्य मनोस्थिति है, उसमें एक विवेक होगा, आत्मबोध होगा, ज्ञान होगा और एक निश्चिंतता और एक स्थिरता होगी उसमें। एक अपार शांति और एक धैर्य होगा। इस प्रकार की कई विशेष अवस्थाएं उनमें होगी और उनकी जो भाषा शैली है, जो शब्दों का चयन है, यह सब कुछ एक व्यवस्थित होगा। या ये नहीं भी हो सकता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं, लेकिन जो उदासीन स्थिति उससे बेटर, उससे अच्छी अवस्था उसकी होती है। तो इन दोनों में अंतर करना बहुत ही सरल और सिंपल है, आप कर सकते हैं। और ये दोनों अवस्थाएं प्रत्येक मनुष्य में घटित होती है, 80% होती है। लेकिन जो उदासीन अवस्था वो टूट भी जाती है। जो उदासीन अवस्था है वह, अगर वह व्यक्ति कुछ ऐसा करे कि वो कार्य पूरा हो जाए, तो उदासीन अवस्था टूट गई उसकी। या किसी ने उसका सहयोग कर लिया उस कार्य में, तो उसकी उदासीन अवस्था टूट गई, तो वो सामान्य जीवनचर्या में वापस आ सकता है। लेकिन जो वैराग्य प्राप्त व्यक्ति है वह एक रियल अवस्था है, वह आत्मबोध है, वह आत्मज्ञान है और वह उसे इस जीवन के अगले पड़ाव पर ले जाता है। आपको क्या लगता है कि जो जीवन हम जी रहे हैं बस यही है, इसके आगे कुछ नहीं है? बिल्कुल, इसके पीछे भी बहुत कुछ है और इसके आगे भी बहुत कुछ है। इसके पीछे अगर आप देखेंगे, जितने भी जीव जंतु हैं, इनके जो शरीरधारी है, ये इनके पीछे का मामला है। और इससे आगे, इस मानव देह से आगे की जो यात्रा है, उस परम चेतन या उस अनंत की यात्रा का जो सफ़र है, वह इस मनुष्य जीवन से आगे की ओर होता है। और इसके नीचे की ओर, जिसको हम पतन कह सकते हैं, वह ऐसे शरीरों को धारण करने का होता है जिनमें आत्मबोध, आत्मज्ञान जैसा कुछ नहीं होता है, जिनमें सिर्फ एक ही चक्र होता है, मूलाधार चक्र। या हम कह सकते हैं कि जिनमें एक बेस कॉन्शियसनेस होती है। देखिए, इसका जो लेबलिंग जो मैंने दी है, ये सामान्य मैंने दी है, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि चेतना जो होती है उसके एक जगह स्थिर रहने के, हम देखो इसको हम ये कह सकते हैं कि हम इनको सरल भाषा में देखें। देखिए, एक अलग विषय हो रहा है, इसको हम अलग सत्र में स्पष्ट करेंगे, क्योंकि ये विषय थोड़ा अधिक विस्तारित हो रहा है और शेषो अभी इन विषयों को विस्तार रूप से प्रस्तुत नहीं करता है या नहीं करेगा। अभी हम इन विषयों को शॉर्ट मूल विषय को ही हम स्पष्ट करेंगे, क्योंकि शेषों को अभी इन्हें विस्तारित करने का कार्य शेष है। उन्हें शोध करना है, उन्हें रिसर्च करना है, उन्हें चीज़ों को व्यवस्थित करके प्रस्तुत करना है, तो ये कार्य शेष है भी। और इसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है, आपके सहयोग की आवश्यकता है इसमें। तो उसके बाद हम इन्हें विस्तार से हम प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले सत्र में।